हाँ जी, राम राम और खमा गणी। कैसे हैं आप लोग। आज राजस्थान का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे और राजस्थान के इतिहास की अपने अवसर एकेडमी के परिवार में आज पहली क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो पहली बात तो आप सबसे पहले अपने कॉपी के पहले पेज पर हेडिंग डालो राजस्थान का इतिहास। के हेडिंग डालोगे भाई राजस्थान का इतिहास, और सारी बातें मैं आपको भी बताऊंगा राजस्थान का इतिहास। पहले मैं आपको बता दूं, मैं क्लियर कर देता हूं, कभी कभी हमारे मन में डाउट ये होता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो केवल पटवारी में आएगा, वो केवल वीडियो में आएगा, वो केवल आरएस में आएगा, या फिर वो केवल एसआई में आएगा। देखो मैं पहले आपका डाउट दूर कर देता हूँ। यहाँ जो आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा अवसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, आप जो राजस्थान इतिहास की क्लास देख रहे हो, ये कंटेंट चाहे आप वीडियो की हो, फोर्थ ग्रेड का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, हर भर्ती के अंदर आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे। तो पहली बात तो दिमाग में ये मत रखना कि सर आप किस भर्ती को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हो। यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो हर भर्ती के लिए आप में काम आएगा। भाई आहार सभ्यता उदयपुर में है, अब ये पटवारी में भी सेम क्वेश्चन पूछेगा, आरएस के अंदर भी सेम प्रश्न पूछेगा, बातें चेंज कभी होती है नहीं। राजस्थान जीके का जो वेटेज है अपने राजस्थान जीके का वेटेज है, मुझे लगता है कि हर एग्जाम के अंदर 40 और 50 प्रश्न के बीच में तो पूछते ही पूछते हैं। जैसे फोर्थ ग्रेड के अंदर 41% प्रश्न अपने राजस्थान जीके के आएंगे, 20 अपने हिस्ट्री के पूछ लिए, 20 अपने पॉलिटी के पूछ लिए, 20 अपने ज्योग्राफी के पूछ लिए। क्यों थोड़ा करके, मतलब राजस्थान की हर वैकेंसी के अंदर राजस्थान जीके का तो पोर्शन है ही है। तो मैं कह रहा हूं जिस व्यक्ति की, जिस विद्यार्थी की राजस्थान जीके अच्छी है, जिसने राजस्थान जीके को ढंग से पढ़ रखा है और मैथ रीजनिंग और थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो मुझे लगता है कि उसका तो बेड़ा पार है। तो अपने एक तो मैथ रीजनिंग ढंग से पढ़नी है, एक अपने राजस्थान जीके वाला जो पोर्शन है ये हमको थोड़ा सा ढंग से और गहनता से ध्यान में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें राजस्थान इतिहास का। अच्छा, मैं जब इतिहास पढ़ाता हूं तो हमारे मन में सीधी सी बात आती है कि सर आप अपना राजा महाराजा पढ़ा रहे हो और हमें तो आप कहानी सुनाओगे। मेरे को याद आता है, मैं एक दिन कोई पटवारी के बैच के अंदर क्लास ले रहा था। अब वहीं एक विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मैंने सुना है कि इतिहास का मतलब होता है कि एक राजा है, उस राजा के 4 रानियां हैं, उसके 4 बेटे हैं, उन बेटों के बीच में 8-8 महीने का गैप है। मैंने कहा मूर्ख आदमी, पहली बात तो इतिहास का मतलब ये नहीं होता है कि उस राजा के कितने बेटे हैं, कितनी रानियां हैं, कितने पोते परपोते हैं। इतिहास का मतलब होता है सामाजिक उपलब्धियां। इतिहास का मतलब होता है सामाजिक उपलब्धियां। अब बताऊंगा मैं एक एक उपलब्धि आपको बताऊंगा। इतिहास का मतलब होता है सामाजिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है आर्थिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है सांस्कृतिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है राजनीतिक उपलब्धियां। वापस देखना, इतिहास का मतलब होता है सामाजिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है आर्थिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है सांस्कृतिक उपलब्धियां, इतिहास का मतलब होता है राजनीतिक उपलब्धियां। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, इन चारों 5 उपलब्धियों के आधार पर हम लोग किसी भी राजा का इतिहास तय करते हैं। मैं कहूंगा कि यार महाराणा प्रताप नाम के राजा है, महाराणा प्रताप ने समाज में बहुत अच्छी अच्छी प्रथाओं का चलन शुरू किया था और बुरी प्रथाओं को नष्ट किया था। ये उनका सामाजिक उपलब्धि होगी, समाज में बहुत अच्छा योगदान हो गया। मैं कहूंगा कि यार महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, दिवेर के युद्ध के अंदर अकबर को बहुत बड़ी हार से हराया था, तो मैं कहूंगा उनकी राजनीतिक उपलब्धि होगी। महाराणा प्रताप ने कितनी संधियां की, वो उनकी राजनीतिक उपलब्धि होगी। मैं कहूंगा कि यार महाराणा प्रताप ने अपने चावंड के अंदर कोई चामुंडा माता का टेम्पल का निर्माण करवाया था, ये उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि होगी, धार्मिक उपलब्धि के अंदर आ गई। मैं कहूंगा कि यार कोई पैसे टके की बात करी होगी राजा महाराजा से, ये उनकी आर्थिक उपलब्धि हो गई। तो सिंपल सी बात है, कभी कोई आपसे पूछे कि भाई इतिहास का मतलब क्या होता है, तो उसको बेझिझक बता देना कि इतिहास का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी राजा की सामाजिक उपलब्धियां। सामाजिक उपलब्धि का मतलब होता है कि उसके समाज में क्या योगदान किया था, ये उस राजा की सामाजिक उपलब्धियों को दर्शाता है। आर्थिक उपलब्धि का मतलब होता है कि पैसे टके को लेके जो उसकी अचीवमेंट्स हैं उनको हम लोग आर्थिक उपलब्धियों में पढ़ेंगे। उसके बाद एक अपने आता सांस्कृतिक उपलब्धियां, कि भाई संस्कृति को लेके किन किन चीजों में उसने ध्यान दिया था, ये उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि होगी। और जो इतिहास की उपलब्धि में अंतिम स्टेप आता है राजनीतिक उपलब्धियां, उस राजा ने कितनी संधियां करी, उस राजा ने कितने युद्ध लड़े, ये अपने राजनीतिक जो उपलब्धि के अंदर आ गई। तो आगे से आपका ये तो प्रश्न नहीं होगा कि सर इतिहास का मतलब ये होता है, अब अपने ढंग से समझ आ गया। क्योंकि कभी कभी केवल वही चीजें नहीं पढ़नी होती जो केवल अपने एग्जाम में आए, वो चीजें पढ़नी होती जो नॉर्मल लाइफ में नॉलेज के लिए काम में होती है।
इतिहास का एक और अर्थ होता है अतीत। अतीत शब्द का मतलब होता है, मैं कहूं तो पास्ट, इंग्लिश में जिसको और हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। मैं कहूं कि यार कल प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम जाके आए, आज अखबार के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि यार प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कल बागेश्वर धाम जाके आए। घटना कब की है? कल की घटना, चाहे कल की हो, घटना चाहे 200 साल पहले की हो, चाहे 1000 साल पहले प्राचीन काल की हो, बात तो बीते हुए कल में इतिहास है। आप ये क्लास मेरी कल देख रहे हो, लेकिन मैंने क्लास आज ली है। बीता हुआ कल हमेशा इतिहास कहलाता है, ये ध्यान रखना। इतिहास का सिंपल सा मतलब होता है अतीत, और अतीत का मतलब होता है बीते हुए कल की बातें, बीती हुई घटना जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते थे, अतीत के अंदर शामिल कर देते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, कोई भी विषय पढ़ते हैं, आप चाहे पॉलिटी पढ़ो, आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, आप चाहे हिस्ट्री पढ़ो, आप चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। वो विद्यार्थी जो तुक्के तुक्के में विषय पढ़ लेते हैं, तुक्के तुक्के में तैयारी कर लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का सिलेबस उनको याद नहीं है, तो मुझे लगता है तुम्हारी पढ़ाई व्यर्थ है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता रहना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज हमें रहनी चाहिए, तभी तो पढ़ने का मजा है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भैया ना। तो जो जो बातें मैंने आपको बताई कि इतिहास का मतलब क्या होता है, सामाजिक उपलब्धियां, आर्थिक उपलब्धियां, जो अपने सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियां, वो सारी बातें आप ढंग से याद रखना, और जो आपको लगे कि सारी चीज मेरे को नोट करने लायक है, उन चीजों को आप अपने नोट करते जाना। सुनना भी, अपने एक मील नाम का इतिहासकार था, गोरा था, अंग्रेज इतिहासकार था। कहते हैं कि मील एक दिन यूं 4-5 दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। मील को ट्रेवल, घूमने का बड़ा अच्छा शौक था। तो मील ने यूं ही एक दिन बैठे बैठे कहा कि यार मेरे को ना इंडिया घूम के आना, मेरे को भारत घूमना, मेरे को पूरा का पूरा हिंदुस्तान देखना है। तो दूसरे दोस्त ने यूं ही सवाल किया कि क्या देखेगा तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा? बोला यार वहां के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, वहां की नदियां बहुत अच्छी हैं, वहां की झीलें बहुत अच्छी हैं, वहां फसल बहुत अच्छी होती है, और तो और वहां की जो अपने साउथ आर्किटेक्चर है, जो अपनी दक्षिण भारत की स्थापत्य कला है, वो तो अति सुंदर है। तो कहा कि अच्छा और क्या क्या सुंदर है वहां पे? तो बोला और तो बहुत कुछ सुंदर है, वो सारी बातें वहां देख के पता लगेंगे, लेकिन पहली बात तो मेरे को इंडिया घूमना है, इंडिया घूम के मेरे को सारी चीजें देखनी है। कहते हैं कि मील जब भारत आया, भारत आने के बाद उसने अपने मंदिर देखे, उसने खूब सारा घूमा, नदियां देखी, पहाड़ देखे, झीलें देखी, सभ्यताएं देखी, थोड़ा सा उत्खनन किया एम्प्लॉय लगा के। उसको पता लगा कि यार इतिहास जो है भारत का, वो 3 भागों में डिवाइड है। इतिहास कितने भागों में डिवाइड है? 3 भागों में डिवाइड है। पहला उसने बताया प्राचीन काल, पहला उसने बताया अपने प्राचीन काल। दूसरा बताया उसने आधुनिक काल, या फिर मध्य काल ले लो। दूसरा कौन सा बताया भाई? मध्य काल। और तीसरा बताया आधुनिक काल, आधुनिक काल। अच्छा, जब मील अपने किसी गांव की सभा के अंदर बैठा बैठा कह रहा था कि भाई तुम्हारा जो इतिहास शब्द है, तुम्हारा जो भारत का इतिहास है, वो अपने आप में 3 भागों में डिवाइड है, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। किसने मील से सवाल किया कि तू किन तथ्यों के साथ में इस बात को साबित कर सकता है कि हमारा इतिहास 3 भागों में डिवाइड है, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल? मील ने कहा डटो डटो, मैं बताता हूं तुम्हें, पूरी बात बताता हूं, तुम्हारा इतिहास 3 भागों में डिवाइड कैसे है। मील ने कहा देखो मैं कुछ नाम लेता हूं, उन नामों को तुम ध्यान से सुनना। मील ने नाम लिया राजेंद्र, राजराजेश्वर, मृच्छकटिकम, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। ये थोड़े हिंदी संस्कृत टाइप के नाम है। इसका मतलब जब हिंदुओं का राज था उसको कहा गया अपने प्राचीन काल। जब हिंदुओं का राज था उसको क्या कहा गया? अपने प्राचीन काल। उसने कहा नाम तो जोरदार जोरदार है। बोला और सुन, जोरदार है तो। उसने नाम लिया अपने मोहम्मद बिन कासिम, आईने अकबरी, अकबरनामा, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी। उसने कहा यार ये नाम भी जोरदार जोरदार है। बोला जब मुसलमानों का राज आ गया था, जब भारत में मुगलिया सल्तनत का डंका गूंज रहा था, उसको कहा गया अपने मध्यकाल। कि भाई साहब जब मुगल राज कर रहे थे उसको क्या कहा गया? अपने मध्यकाल। जब हिंदुओं का राज था उसको क्या कहा गया? अपने प्राचीन काल। अब बात आती आधुनिक काल की, और मील ने कहा भाई साहब जब हमारे जैसे गोरों का राज आ गया था ना हिंदुस्तान में, तब उसको क्या कहा गया? आधुनिक काल। सिंपल सी बात है, मील ये कहना चाहता है कि तुम आधुनिक तब हुए जब अंग्रेज आए। तुमने चाय पीना तब सीखा जब अंग्रेज आए। तुमने पैंट पहनना तब सीखा जब अंग्रेज आए। तुम लोगों ने टेलीफोन पे बात करना कब सीखा? जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तुम्हारे देश में। तुम ट्रेन में बैठना कब सीखे? जब अंग्रेज आए।
और मुझे तो लगता है कि यार अंग्रेज बड़े भले लोग थे। अंग्रेज मेरे को लगता है कि 30-40 साल और रहते तो यहाँ के लोगों को थोड़ा और सभ्य बना जाते, है ना। अंग्रेजी की लोग बुराइयां करते रहते हैं कि अंग्रेज ऐसे फलाने ढीकरे, मैं तो तारीफ करता हूँ भाई, ठीक ठाक थे। किसी भी पक्ष की इतनी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि उस पक्ष के अंदर हम लोग आलोचना में अंधविश्वासी पैदा हो जाए। तो इतनी सी बात याद रखने की मील ने अपने इतिहास को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब क्या होता है, जब हिंदुओं का राज था। मध्यकाल का मतलब जब मुगलों का राज था। और आधुनिक काल का मतलब जब अंग्रेजों का राज था, जब अंग्रेजों का राज था। मील ने कहा भाई साहब तुम्हें पैंट पहनना किसी ने सिखाई है ना, वो हमने सिखाई है, वरना तुम्हारे डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी एयर कंडीशनर धोती में गुजार दी और तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी। तो ये कुछ मोटी मोटी बात आपको याद रखने ना, प्राचीन काल, मध्यकाल और अपने आधुनिक काल। अब आप मेरी थोड़ी सी बात सुनना, क्योंकि आरपीएससी ने और आरएसएसबी ने प्राचीन काल के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड कर रखे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे यूट्यूब के माध्यम से। आरपीएससी और आरएसएसबी ने अपने मध्यकाल के अंदर हिस्ट्री का सिलेबस क्या दे रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। आधुनिक काल के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, याद रखना, प्राचीन काल। पहला पार्ट कौन सा बताया मैंने आपको, प्राचीन काल। उसके बाद अगला कौन सा बताया मैंने, मध्यकाल। उसके बाद अगला कौन सा बताया, आधुनिक काल। अगला कौन सा बताया भाई, आधुनिक काल में वापिस एक बार आपको रिवाइज कराता हूं। प्राचीन काल का मतलब होता है जब हिंदुओं का राज था, मध्यकाल का मतलब है जब मुगलों का राज था, और आधुनिक काल का मतलब है जब अंग्रेज भारत में आ चुके थे। अच्छा, प्राचीन काल के अंदर अपने 3 चीजें, 3 टॉपिक ऐड कर रखे हैं इतिहास में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सभ्यता। एक कौन सा टॉपिक ऐड कर रखा है भाई, एक टॉपिक अपने सभ्यता वाला ऐड कर रखा है, सभ्यताएं। सभ्यताओं की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो 3-4 सभ्यताएं हैं जिनमें से आरपीएससी और आरएसएसबी हर साल वहीं से प्रश्न पूछती है, गुरुजी वो कौन कौन सी सभ्यताएं। तो भाई पहली सभ्यता जैसे कि एक है अपने कालीबंगा, एक कौन सी है, कालीबंगा। एक है अपने आहड़, एक है अपने बैराठ, एक है अपने गणेश्वर, एक कौन सी अपने गणेश्वर, एक है अपने बालाथल। और भी खूब सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन जो मोस्ट जो सिलेबस के अंदर यूं लिख रखी हैं, ऐड कर रखी हैं सभ्यताएं, जैसे अपने कालीबंगा है, आहड़ है, बैराठ है, गणेश्वर है, बालाथल है। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, आहड़ अपने उदयपुर में स्थित है, बैराठ अपने विराटनगर जयपुर में स्थित है, गणेश्वर अपने सीकर के अंदर स्थित है। पहले नीम के थाने में था लेकिन नीम का थाना कैंसिल हो गया, अब सीकर बचा अपने। बालाथल अपने उदयपुर के वल्लभ नगर के अंदर स्थित है। खूब सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन काल हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, तब इन बातों को थोड़ा और ध्यान में रख लेंगे। प्राचीन काल के अंदर दूसरा जो टॉपिक अपने ऐड कर रखा है वो दे रखा है जनपद। वो कौन सा दे रखा है भाई, जनपद। अच्छा, जनपद का मतलब सीधा सा होता है कि भाई जो छोटे छोटे नगर हुआ करते थे, जैसे मैं कहूं जयपुर है, सीकर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर है, करौली, इनको पहले अपने जनपद बोला करते। मैं कहूं यार मत्स्य जनपद के अंदर अपने अलवर भरतपुर आता है ना, अर्जुनायन जनपद के अंदर अपने सीकर और अलवर आता है। तो पहले जो राजस्थान था वो जनपदों के रूप में बटा हुआ था, और महाजनपद वो हुआ करते जो बड़े बड़े नगर हुआ करते, उनको बोलते थे महाजनपद। जैसे कि मैं बात करूं तो अपने 16 सबसे बड़े महाजनपद थे। कितने बड़े महाजनपद थे, 16 सबसे बड़े महाजनपद थे। इनमें से भी जो मगध महाजनपद था, कौन सा महाजनपद, जो मगध महाजनपद था, ये मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई अपने कितने महाजनपद थे, तो बताना भाई 16 सबसे बड़े महाजनपद थे, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध महाजनपद अपने सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो जनपद वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक टॉपिक हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत। सभ्यताओं की मैं बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं पुरातात्विक स्थल, ठीक है। तो ये तो अपना पूरा का पूरा एंशिएंट का पार्ट हो गया कि भाई प्राचीन काल के अंदर हम लोग सभ्यताएं पढ़ेंगे, उसके बाद जनपद में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग कुछ पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। अब बात करूं मध्यकाल की,
तो मध्यकाल के अंदर कुछ वंश पढ़ेंगे, जैसे कि गुहिल वंश है, जैसे कि अपने गुहिल वंश है, एक अपने राठौड़ वंश है, एक अपने चौहान वंश है, एक अपने कछवाहा वंश है, एक अपने परमार वंश है, एक अपने प्रतिहार वंश है, और दो चार बातें और आपको बता दी जाएंगी, लेकिन जो कंप्लीटली अपने सिलेबस के अंदर ऐड कर रखा है, गुहिल वंश है, राठौड़ वंश है, चौहान वंश है, कछवाहा वंश है, परमार वंश है, प्रतिहार वंश है। तो ये तो प्राचीन काल और मध्यकाल का। मैं फिर आपको बता दूं, विषय को पढ़ने से पहले कॉपी के अंदर जब मास्टर साहब आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो तुरंत सिलेबस के अंदर चीजें ऐड करते जाना। एक अपने आता है आधुनिक काल। अच्छा, आधुनिक काल के अंदर सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं 1857 क्रांति। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? 1857 की क्रांति। क्रांति के बाद अपने किसान आंदोलन शुरू हो गए थे, तो हम लोग किसान आंदोलन वाला टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद अपने जनजातीय आंदोलन आते हैं, जनजातीय आंदोलन वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जनजातीय आंदोलन के बाद हम लोग प्रजामंडल पढ़ेंगे। प्रजामंडल के बाद हम लोग एकीकरण पढ़ेंगे। एकीकरण के बाद हम लोग राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे। एकीकरण के बाद क्या पढ़ेंगे भाई हम लोग? राजनीतिक संगठन हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समाचार पत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग समाचार पत्र पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा अपने राजस्थान के इतिहास का पूरा सिलेबस है। मैं फिर आपको वापस से एक बार चीजें रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि भाई अपने एक मील नाम का इतिहासकार था, उस मील नाम के इतिहासकार ने अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले तो उसने बताया कि भाई अपने प्राचीन काल है, फिर अपने मध्यकाल है, फिर अपने आधुनिक काल है। प्राचीन काल का सिंपल सा मतलब होता है जब हिंदुओं का राज था हिंदुस्तान के अंदर, उसको तो कहा गया अपने प्राचीन काल। उसके बाद में अगर बात करूं मध्यकाल की, जब मुगलों का भारत में राज आ गया था, उसको कहा गया अपने मध्यकाल। मैं बात करूं आधुनिक काल की, जब अंग्रेजों का राज स्थापित हो चुका था भारत में, उसको कहा गया अपने आधुनिक काल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई प्राचीन काल के अंदर कुछ टॉपिक ऐड कर रखे हैं, जैसे सभ्यताएं मैं आपको पढ़ाऊंगा, जनपद में आपको पढ़ाऊंगा, पुरातात्विक स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। सभ्यताओं का सीधा सा मतलब होता है पुरातात्विक स्थल, कि भाई वो स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। तो ये वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मध्यकाल के अंदर गुहिल वंश हम लोग पढ़ेंगे, राठौड़ वंश, चौहान वंश, कछवाहा वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश। और जब आधुनिक काल की बात आती है तो इसके अंदर हम लोग 1857 क्रांति पढ़ेंगे, किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे, प्रजामंडल पढ़ेंगे, एकीकरण पढ़ेंगे, राजनीतिक संगठन पढ़ेंगे, समाचार पत्र पढ़ेंगे। अब आप हेडिंग डालो राजस्थान का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। हेडिंग डालो भाई प्राचीन इतिहास। अच्छा, प्राचीन इतिहास डालने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसे कि एक टॉपिक है अपने प्राचीन इतिहास, है ना, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। यह प्राचीन इतिहास हम लोग आज शुरू करेंगे और YouTube के माध्यम से आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। जब भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, जब इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो महीना लगता है एक, और कम से भी कम 100-150 पन्ने भरते हैं। और जब राजस्थान का प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो क्लास लगती है 4 या 5 कक्षा लगती है। और हर एग्जाम के अंदर प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछते हैं 2 या 3। और मैं कह रहा हूं याद करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब मैं कहूं आप एक दिन के अंदर पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास याद हो जाता है। 4-5 क्लास को आप एक दिन में लोगे, 10-15 पन्ने बढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के अंदर, लेकिन इनपुट कम देना पड़ रहा है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है। तो वो चीजें अपने है ना। तो आप हेडिंग डालो प्राचीन इतिहास। हेडिंग डालो भाई प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंदर हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे भाई? पुरातात्विक स्थल।
अच्छा, पुरातात्विक स्थल को मैं थोड़ा सा डिवाइड करके पढ़ूं तो पुरातात्विक स्थल के अंदर हम लोग सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे। परिचय के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यार इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्थल के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टडी कौन करता है ना, इसके अध्ययन की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं। ये कुछ बातें हैं जो, एक तो राजस्थान के इतिहास को पहले मैंने 3 भागों में तोड़ के आपको बता दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल के अंदर कौन कौन सी बातें दे रखी है, मध्यकाल में कौन कौन सी बातें ऐड कर रखी है, आधुनिक काल में कौन कौन सी बातें ऐड कर रखी है। उसके बाद जब प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास के अंदर हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। अच्छा, पुरातात्विक स्थल को भी हम लोग 3 भागों में तोड़ के पढ़ रहे हैं, परिचय, वर्गीकरण, प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से। परिचय के अंदर 2 बातें आपको पढ़ाऊंगा, जानकारी कहां से प्राप्त होती है, स्टडी कौन करता है इसकी, और एक अपने वर्गीकरण और एक अपने प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन कौन से, ये कुछ बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो भैया मेरी थोड़ी सी बात सुनना आप। सबसे पहले इतिहास की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ये भी हमें थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि सर कौन से एविडेंस है, कौन से साक्ष्य हैं, कौन से तथ्य हैं, कौन से स्रोत हैं जहां से हमें वास्तव में इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम इतिहास पढ़ तो लेते हैं कि यार कुंभा की संगीत की पुस्तकें ये है, संगीत सुधा है, संगीत मीमांसा है, संगीत क्रम दीपिका है। सर हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि आहड़ के अंदर हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए, हम पढ़ तो लेते हैं कि 1803 में अलवर और भरतपुर ने सबसे पहले संधि की थी क्रांति के दौरान, लेकिन सर ये बातें कहां से प्राप्त होती है। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हो आप हमें ये पढ़ाओगे कि भाई आहड़ सभ्यता के अंदर हमको कुछ लाजवर्द मन के प्राप्त हुए, तांबे की बट्टियां प्राप्त हुई, कुछ सिलबट्टे प्राप्त हुए, गेहूं चावल ज्वार के साक्ष्य प्राप्त हुए। मैं जब आपको बागौर सभ्यता पढ़ाऊंगा कि यार हमें यहाँ से छोटे छोटे उपकरण प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो सर ये जानकारी, ये चीजें, ये स्रोत हमें प्राप्त कहां से होते हैं, इस इतिहास नाम का जो शब्द है इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं। जो इतिहास शब्द है 2 भागों में डिवाइड करना। सबसे पहले एक आता है अपने साहित्यिक स्रोत, एक कौन सा आता है भाई अपने, एक आता है अपने साहित्यिक स्रोत। एक आता है अपने साहित्यिक स्रोत और एक अपने आता है भाई पुरातात्विक स्रोत। एक अपने कौन सा आता है, पुरातात्विक स्रोत। ध्यान देना, इतिहास शब्द मैंने आपको लिखाया, इतिहास शब्द के बाद मैंने आपको लिखा है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद मैंने आपको लिखा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है, अच्छा साहित्यिक स्रोत का मतलब साहित्य मानोगे आप। साहित्यिक स्रोत का सिंपल सा मतलब होता है वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, वो स्रोत जो किसी लिपि में प्राप्त होते हैं, वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत। मैं कहूंगा कि यार कोई कौटिल्य शास्त्र नाम का ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ, वेद व्यास के द्वारा लिखित अपने महाभारत हमें प्राप्त होती है, पाणिनि की अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक हमें प्राप्त होती है, बड़ली अभिलेख हमें प्राप्त होता है, ये लिखित है, ये लिखित स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। आगे से ध्यान रखना, कभी एग्जाम के अंदर आपसे कोई पूछे कि भाई साहित्य स्रोत का मतलब क्या होता है, तो साहित्यिक स्रोत का सिंपल सा मतलब होता है कि वो स्रोत जिनकी कोई भाषा होती है, वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है, वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। और इतिहास की जानकारी प्राप्त होने का पहली चीज तो अपने पास में साहित्यिक स्रोत है, उसके बाद में अपने आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की जानकारी देने वाली एक संस्था है, उस संस्था का नाम है एएसआई। उस संस्था का नाम क्या है, एएसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में, है ना। विस्तृत रूप से चर्चा हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे, मोटी मोटी जानकारी बता देता हूँ कि भाई पुरातात्विक स्रोतों की जो जानकारी देने वाला, अध्ययन करने वाली संस्था है उसका नाम है एएसआई।
और एएसआई की स्थापना 1861 में अपने एक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। गोरा आदमी था अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ आने के बाद में भगवान बुद्ध के मतलब बौद्ध धर्म में थोड़ा अधिक विश्वास रखता था। भगवान बुद्ध तो कहते हैं अपने अहिंसा परमो धर्म है कि भाई हिंसा मत करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, शांति का प्रतीक अपनाओ। कहते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम जब भारत आया, भारत आने के बाद में इसने थोड़ा सी जानकारी प्राप्त करी कि यार पूरे विश्व के अंदर इस्लाम और ईसाई दो ही ऐसे धर्म है जिनका विस्तार सबसे अधिक हो रखा है। अलेक्जेंडर कनिंघम खुद अंग्रेज था, खुद गोरा आदमी था। इसने एक दिन लोगों ने इसे सवाल किया कि भाई अंग्रेजों ने तलवार की दम पे पूरे विश्व में जगह जगह अपना राज स्थापित कर लिया, क्या भगवान बुद्ध ने भी तलवार की दम पे, तलवार की नोक से पूरे विश्व में अपना राज स्थापित किया, अपना धर्म का विस्तार किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा, मूर्ख आदमी, लखन नहीं है थोड़े बहुत। भगवान बुद्ध तो खुद कह गए हिंसा मत करो, अहिंसा परमो धर्म है, कि भाई सब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से। इसकी जो पूरी कहानी है 5-10 मिनट की आपको सुनाई जाएगी ढंग से। अभी तो बस आप इतना ध्यान रखो, इतिहास शब्द अपने आप में दो भागों में डिवाइड है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान की जो प्राचीन इतिहास है उसकी जानकारी हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है, एक अपने साहित्यिक स्रोत है, एक अपने पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि वो स्रोत जिनकी कोई लिपि होती है। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है वो स्रोत जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे पाणिनि की कोई अष्टाध्यायी है, पतंजलि की कोई महाभाष्य है, वेद व्यास की महाभारत है, कोई बडली जैसा अभिलेख हमें लिखित रूप में प्राप्त होता है जो हमें यह जानकारी देके जाता है कि माध्यम का एक कोई बौद्ध और जैन धर्मों का केंद्र हुआ करता था, यहां से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो मतलब वो स्रोत जो लिखित रूप में जानकारी देके जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। अगला अपने पास में आता है पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी देने वाली एक संस्था है, उसका नाम है एएसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक कोई व्यक्ति था वो करके जाता है। याद रहेगी इतनी बातें कंप्लीट। मैं वापस एक बार आपको चीजें रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई ये कोई मील नाम का इतिहासकार था। उस मील नाम के इतिहासकार ने अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब जब हिंदुओं का राज था, मध्यकाल का मतलब जब मुगलों का राज था, आधुनिक काल का मतलब जब अंग्रेजों का राज था। याद रहेगी बात? चलो भाई, उसके बाद प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। राजस्थान के इतिहास अपने आप में 3 भागों में बांट दिया मैंने, वर्गीकरण कर दिया। प्राचीन काल के अंदर अपने कुछ टॉपिक ऐड कर रहा है मैंने आपको, सभ्यता वाला, जनपद और पुरातात्विक स्रोत। क्योंकि पढ़ाई का सिंपल सा मतलब होता है, देखो रिवीजन। आप जितना अधिक रिवीजन करोगे चीजों का, चाहे वो कोई हिंदी हो, चाहे कोई इंग्लिश हो, चाहे कोई मैथ हो, चाहे कोई पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो कहता हूं अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं आपको इटली की सब्जेक्ट याद हो जाएंगी, आपको लैटिन भाषा में कोई भी विषय याद कर लोगे। विद्यार्थी उम्र ऐसी होती है यार, 20-21 साल की उम्र में अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही तो खुद के अंदर देखने की जरूरत है, खुद के अंदर एक बार झांकने की आवश्यकता है कि हाँ यार मैं सच में, मुझे चीजें क्यों याद नहीं हो रही, मुझे चीजें याद क्यों नहीं हो पा रही। वरना इस एज में तो गर्म खून होता है, जवानी वाला जोश होता है, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई जो एक नहीं 10-10 बार होती है। इस एज में तो 10-10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। 20 से 25 साल की उम्र तो वो होती है जिसमें बंदा अगर 3 साल आईएएस की तैयारी कर ले तो आईएएस के अंदर टॉप कर दे। हाँ, पर पढ़ने की बात होती है थोड़ी सी, है ना। तो मध्यकाल के अंदर चीजें ऐड कराई, आधुनिक काल के अंदर मैंने खूब सारी बातें आपको ऐड करा दी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भाई पुरातात्विक स्थल के अंदर हम लोग परिचय पढ़ेंगे, परिचय के अंदर जानकारी कौन देता है, स्टडी कौन करता है, ये 2 बातें हम लोग पढ़ेंगे। वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेशन हम लोग पढ़ेंगे इसका, और प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन से हैं वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतिहास की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। साहित्यिक स्रोतों का मतलब भाषा, लिखित और लिपि के रूप में जो स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। एक मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत, जिनकी जानकारी हमको एएसआई देता है। 1861 में इसकी स्थापना अपने अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का कोई व्यक्ति था वो करके जाता है। ये बातें याद रही आपको? चलो भाई, अब थोड़ी सी मेरी बात सुनना। इतिहास के भाग, हेडिंग डालो, इतिहास के भाग। इतिहास के कितने भाग हैं? इतिहास के 3 भाग हैं। अब 3 भाग कौन कौन से हैं वो 3 भाग भी ध्यान देना भाई अपने। 3 भाग देखना भैया ना।
पहला जो भाग आता है, पहला है अपने पास में प्राक ऐतिहासिक। पहला कौन सा आता है भाई? प्राक ऐतिहासिक। इतिहास का जो पहला भाग आता है वो है अपने प्राक ऐतिहासिक, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं प्रीहिस्ट्री। जिसको क्या बोलते हैं भाई? प्रीहिस्ट्री। इतिहास का दूसरा भाग जो अपने पास में आता है, दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक का सिंपल सा मतलब होता है प्रोटो हिस्ट्री, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री। उसके बाद इतिहास का तीसरा भाग अपने पास में आता है ऐतिहासिक, केवल ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक को हम लोग बोल देते हैं केवल हिस्ट्री। वापिस से ध्यान देना, इतिहास के तीन भाग मैंने आपको बताए, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास के तीन भाग याद रहेंगे आपको। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को तीन भागों में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। प्राक ऐतिहासिक को कितने भागों में बांटा गया है भाई? प्राक ऐतिहासिक को अपने तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। इसका पहला भाग है पाषाण काल। पहला भाग कौन सा है? पाषाण काल। दूसरा भाग है ताम्रपाषाण काल। तीसरा भाग है महापाषाण काल। बताऊंगा, पाषाण काल अपने आप में तीन भागों में वर्गीकृत है, ताम्रपाषाण काल अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है, और महापाषाण काल तो राजस्थान में है ही नहीं। महापाषाण काल अपने साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अंदर है। तो याद रखना, प्राक ऐतिहासिक को तीन भागों में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। अगला टॉपिक आता है अपने आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का सिंपल सा मतलब होता है वो टाइम पीरियड जो हड़प्पा सभ्यता का था, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आद्य ऐतिहासिक ही बोलते हैं ना। तो कभी हड़प्पा सभ्यता की बात आए तो बोल देना कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसको आद्य ऐतिहासिक बोला जाता है, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान के अंदर दो केंद्र थे, एक केंद्र था कालीबंगा और एक केंद्र था सोती। सोती जो अपने बीकानेर के अंदर, बीकानेर के जो आसपास की सभ्यताएं हैं उनको सोती कहा जाता है। आगे मैं जब आपको सभ्यताएं पढ़ाऊंगा तब लिखाऊंगा कि सोती के दो केंद्र थे, एक था सावनिया और एक था पुगल, तीनों अपने बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। तो हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में दो केंद्र थे भाई। कितने केंद्र थे? दो केंद्र थे। इसका जो एक केंद्र था वो था, एक केंद्र है अपने कालीबंगा और एक केंद्र है अपने सोथी। कालीबंगा कहां पे स्थित है भाई? कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में स्थित है। सोथी अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। अब एक भाग आता है अपने ऐतिहासिक। ऐतिहासिक के अंदर एक ही स्थान आता है, उसका नाम है बैराट। बैराट जो कि अपने विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है। विराटनगर जयपुर में। तो ये जो कंप्लीट बात है कि भाई इतिहास के कितने भाग मैंने आपको बताया, तीन भाग, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को तीन भागों में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। एक अपने आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, जो हड़प्पा सभ्यता का समय था, उसको कहा गया अपने आद्य ऐतिहासिक। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के भी दो केंद्र हैं, एक है अपने कालीबंगा, एक है अपने सोथी। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। सोती कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। एक आता है अपने ऐतिहासिक, जो तीसरा भाग है इतिहास का, उसमें एक स्थान मैंने आपको लिखा है बैराट, और बैराट के अंदर है अपने विराटनगर जयपुर। तो ये कंप्लीट बात याद रखनी है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्राक ऐतिहासिक, क्योंकि पाषाण काल अपने आप में तीन भागों में बटा हुआ है, ताम्रपाषाण काल अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है, और महापाषाण काल का मतलब क्या होता है ये भी आप थोड़ा जाना। तो आप हेडिंग डालो सबसे पहले प्राक ऐतिहासिक। क्या हेडिंग डालोगे भाई? प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक है ना।
तो अपने प्राक ऐतिहासिक के अंदर थोड़ा सा सुनना भाई। अच्छा, प्राक ऐतिहासिक को अपने 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग मैंने आपको बताया पाषाण काल। पहला भाग कौन सा बताया? पाषाण काल। याद करो दूसरा भाग कौन सा बताया? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। अब याद करो तीसरा भाग कौन सा बताया? तीसरा भाग मैंने आपको बताया महापाषाण काल। तीसरा भाग कौन सा बताया भाई अपने? महापाषाण काल। अच्छा, पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है। इसका पहला जो भाग है वो है अपने पूरा पाषाण काल। वो कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल। पाषाण काल का जो दूसरा भाग है वो है अपने मध्य पाषाण काल। वो कौन सा काल है भाई? मध्य पाषाण काल। पाषाण काल का जो तीसरा भाग है वो है अपने नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। 3 भाग मैंने आपको बताया पाषाण काल। कौन कौन से अपने? एक मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल, एक मैंने आपको बताया मध्य पाषाण काल, एक मैंने आपको बताया नव पाषाण काल। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ये जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का मतलब होता है कि भाई पूरा पाषाण काल के टाइम पे हमें वो औजार प्राप्त हुए जो काम के नहीं है, बस दिखावटी है कि हाँ यार कुछ थाली हमें मिली, लेकिन थाली पूरी की पूरी खत्म है, काम की नहीं है, बहुत पुराने औजार है। वो औजार जो बहुत पुराने थे, हमारे लोगों को लगा कि नहीं यार ये बहुत पुराने औजार है, उनको हम लोग ने नाम दे दिया पूरा पाषाण काल। उसके बाद वो औजार जो थोड़े बहुत काम के थे, ठीक ठाक औजार हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग ने नाम दे दिया मध्य पाषाण काल। राजस्थान में केवल 2 ही है, पाषाण काल और नव पाषाण काल, सॉरी पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। राजस्थान में नहीं है। नव पाषाण काल राजस्थान में है ही नहीं, क्योंकि नव पाषाण काल के अंदर हमें बहुत अच्छे अच्छे औजार प्राप्त होते हैं, अत्याधुनिक औजार प्राप्त होते हैं, इसलिए नव पाषाण काल अपने राजस्थान के अंदर तो है नहीं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं बात करूं ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र पाषाण काल अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है। एक है अपने गणेश और जोधपुरा संस्कृति। एक कौन सा भाग है भाई इसका? गणेश और जोधपुरा संस्कृति। गणेश और जोधपुरा संस्कृति। एक अपने आता है आहाड़ बनास संस्कृति। एक कौन सा आता है भाई? आहाड़ बनास संस्कृति। उसके बाद अपने पास में आता है महापाषाण काल। महापाषाण काल का सिंपल सा मतलब है दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां हैं, दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को, दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को, पत्थर की मूर्तियों को महापाषाण काल कहा जाता है। दक्षिण भारत में पत्थर की मूर्तियों को क्या कहा जाता है भाई? महापाषाण काल कहा जाता है। दक्षिण भारत के अंदर पत्थर की मूर्तियां हैं। आप कभी मंदिर देखने का मन हो तो आप कभी साउथ इंडिया जाना और साउथ इंडिया के टेम्पल देख के आना, आपको पता लगेगा कि हाँ यार वास्तव में वहां की स्थापत्य कला, वहां की कला, वहां की आर्ट काबिलियत तारीफ है ना। तो महापाषाण काल का मतलब क्या होता है कि भाई दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां बना रखी है उनको क्या कहा जाता है? अपने महापाषाण काल कहा जाता है। प्राक ऐतिहासिक अपने आप में 3 भागों में डिवाइड था। तीनों भाग मैंने आपको लिखा दिए, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में डिवाइड है। पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया। अच्छा, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ये तो राजस्थान में है, लेकिन नव पाषाण काल राजस्थान में नहीं है। कभी एग्जाम में पूछे कि भाई राजस्थान के अंदर कौन कौन से काल है, तो याद रखना पूरा पाषाण काल राजस्थान में है, मध्य पाषाण काल राजस्थान में है, लेकिन नव पाषाण काल राजस्थान में है ही नहीं। अब उसके बाद अपने आता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल अपने आप में 2 भागों में बटा हुआ है। एक मैं कहूं तो अपने गणेश और जोधपुरा संस्कृति है, एक मैं कहूं तो अपने आहाड़ बनास संस्कृति है। उसके बाद अपने आता है महापाषाण काल। महापाषाण काल का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनको महापाषाण काल कहा जाता है।
तो याद रहेंगी इतनी बातें आपको कंप्लीट अपने। तो ये तो वर्गीकरण वाली बात होगी। जानकारी जो मेरे को आपको देनी थी, इतिहास की जो आम जानकारी आपको उपलब्ध करानी थी, वो मैंने आपको बता दी। एक बार वापस मैं यहां से आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इतिहास के 3 भाग बताए, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक के 3 भाग है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक के 2 भाग है, मतलब आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड था उसको अपने आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक के अंदर हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 केंद्र थे, एक केंद्र था कालीबंगा, एक केंद्र था सोती। कालीबंगा जो अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, सोती जो अपने बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। याद रहेगी बातें। उसके बाद अपने आता है ऐतिहासिक वाला भाग। ऐतिहासिक के अंदर बैराट नाम का स्थान आता है। बैराट अपने विराटनगर जयपुर के अंदर स्थित है। ये वही बैराट है जहां से हमें अशोक के ये वही बैराट है। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि भाई कैप्टन बर्ट नाम का कोई एक यात्री था, उसको 1837 ईस्वी के अंदर एक बीजक की पहाड़ी है, भाबरू नाम के गांव है, वहां से एक अभिलेख प्राप्त होता है, बैराट से प्राप्त होता है। उस भाबरू के अभिलेख के अंदर हमें ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक मगध का राजा था। उस भाबरू के अभिलेख में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक बौद्ध संघ और धम्म में अपना विश्वास व्यक्त करता है। वो भाबरू का अभिलेख की जानकारी देके जाता है कि बैराट के अंदर बुद्ध धर्म का विस्तार था, क्योंकि वहां से हमें 7 बौद्ध पुस्तकों की जानकारी प्राप्त होती है। बताऊंगा आगे, है ना, खूब सारी जानकारी हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए तो केवल अपने प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक जो जानकारी आपको लिखनी थी ये चीजें आप देख लो। तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इन चीजों का तो उसके लिए भी आप रख सकते हो भाई, ठीक है। ये लो भाई, ये तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल वाला हो गया चैप्टर। उसके बाद हम लोगों ने पुरातात्विक स्थल वाला पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इतिहास साहित्यिक और पुरातात्विक 2 भागों में बटा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई इतिहास के ये भाग होते हैं, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राक ऐतिहासिक के अंदर पाषाण काल आता है, ताम्र पाषाण काल आता है, महापाषाण काल आता है। ये नॉर्मल सी जानकारी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पुरातात्विक स्थल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पुरातात्विक स्थल पढ़ रहे हैं तो हमें पुरातात्विक स्थलों की परिभाषा जरूरी है आना कि सर पुरातात्विक स्थलों की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। परिभाषा सिंपल सी है, आप सबसे पहले हेडिंग डालो पुरातात्विक स्थल की परिभाषा। पुरातात्विक स्थल की परिभाषा, पुरातात्विक स्थल की परिभाषा। अच्छा, डेफिनेशन की मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई वो स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं। क्या भाई? वो स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपने पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। मैं कहूं कि भाई भाई मेरे को तो खुद को गांव जाने का बहुत शौक रहता। मैं जब भी गांव जाता हूँ 2 पक्षों के बीच में बैठता हूँ, या तो दादाजी के पास बैठता हूँ, बड़े लोगों के पास बैठता हूँ, वृद्ध लोगों के पास जाके बैठता हूँ, या फिर मैं बच्चों लोगों के पास जाके बैठता हूँ। होता ही है, बच्चों के पास जाके बैठते हैं तो बचपन जिंदा हो जाता है, और वृद्ध लोगों के पास जाके बैठते हैं तो उनका थोड़ा अनुभव साझा हो जाता है। तो मैं जब दादा के पास बैठता हूँ, या फिर कभी दिवाली को, राखी को, सकरात को, जब भी मुझे गाँव जाने का मौका मिलता है तो दादा मुझे कहानी सुनाते हैं, क्योंकि भाई मेरे को इतिहास के किस्से कहानी सुनने का थोड़ा सा रुचि है, इंटरेस्ट रहता ही है मेरा। इतिहास के अध्यापक हो, इतिहास में आपकी भी रुचि होगी तो आप भी घर जाके सुना करो दादा के पास बैठ के खूब सारी कहानियां। दादा कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर है, उस मंदिर के नीचे एक बाटा है, उस बाटे पे लिखा हुआ है कि ये मंदिर इतनी सन में बना हुआ था, इस राजा ने बनाया था। तो मैं कहूं कि वो अभिलेख तो पुरातात्विक स्रोत है, और जो मंदिर है वो पुरातात्विक स्थल है। वो स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। याद रहेगी डेफिनेशन? तो ठीक है भाई, लिखो, डेफिनेशन लिखो अपने। ठीक है भाई, लिखो डेफिनेशन, है ना। लिखो भाई, वो स्थान या फिर ऐसे स्थल, ऐसे स्थल, ऐसे स्थल जहां से हमें
पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, स्थल जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं, उन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। उन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है, उन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। याद रहेगी बातें भाई कि ऐसे स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें सिंपल सा अपने पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। अब पुरातात्विक स्थल के अंदर आप उदाहरण के तौर पे लिखो भाई, उदाहरण के तौर पे अपने स्रोत लिखो। जैसे कि मैं कहूं तो कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं? भवन हमें यहां से प्राप्त हो सकता है, यहां से हमें अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं, मैं कहूं तो यहां से हमें मुद्राएं प्राप्त हो सकती हैं, मैं कहूं तो यहां से हमें मुहरें प्राप्त हो सकती हैं। ये कुछ भवन, अभिलेख, मुद्राएं, मुहरे। अच्छा, एक शब्द दे रखा है मुद्राएं। मुद्रा का सिंपल सा मतलब होता है पैसे टके। मैं रोकड़ो कह सकता हूँ मुद्रा कि यार ये एक मुद्रा का रूप है, याद रखना अपने। एक अपने दे रखा है मुहरे। आप कभी स्कूल कॉलेज के अंदर जाओ तो देखना प्रिंसिपल जब टीसी वगैरह मार्कशीट लेने जाते हो तो मोहर छापता है। कलम पड़ रही है अभी, है ना। पहले के हाथ, पहले का हथियार तलवार था, आज शिक्षक की और विद्यार्थी की कलम तो सब कुछ है, तो कलम नहीं गिरनी चाहिए भाई अपने। भवन, अभिलेख और मुद्राएं, मुहरे, ये अपने पुरातात्विक स्थल के अंदर कुछ चीजें ऐड कर रखी है, ठीक है। तो जितनी जानकारी देनी थी पुरातात्विक स्थल की वो हम लोगों ने पढ़ ली। अब आप थोड़ा सा लिखना और ध्यान से सुनना। लिखो भाई, पुरातात्विक स्थल व पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी। पुरातात्विक स्थल व पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी। पुरातात्विक स्थल व पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी। स्रोतों की जानकारी वह अध्ययन का कार्य, वह अध्ययन का कार्य एएसआई के द्वारा किया जाता है, एएसआई के द्वारा किया जाता है, एएसआई के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक शब्द रखा है एएसआई, थोड़ा ध्यान से सुनना। एएसआई का मतलब होता है आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया। ये तो इंग्लिश में नाम हो गया, हिंदी में आप इसका नाम याद रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एएसआई का पूरा नाम क्या है अपने? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। जब एएसआई की मैं बात करूं तो मैं कहूं कि यार हमें कालीबंगा के अंदर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, आहड़ से हमें कुछ एविडेंस प्राप्त हुए, बाहर से हमें कुछ एविडेंस प्राप्त हुए, इनकी जानकारी कौन देता है? एएसआई देता है। पुरातात्विक स्थलों की जितनी भी हमें जानकारी प्राप्त होती है सारी की सारी एएसआई से जानकारी प्राप्त होती है। तो अब आप हेडिंग डालो एएसआई, क्योंकि एएसआई से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है एग्जाम में तो वो प्रश्न आपको आना चाहिए, ठीक है। हेडिंग डालो भाई अपने एएसआई, और मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट पेज पे लिखो कंप्लीट अपने। सबसे पहले तो एएसआई का हिंदी में नाम याद रखना, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। अब मैं अगर इसकी स्थापना की बात करूं, अपने 1861 के अंदर एक गोरा आदमी था, उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था भाई उसका? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आया, और भारत आने के बाद उसने कहा कि यार मेरे को उत्खनन करना है। भारत आने के बाद उसने कहा कि यार मुझे खोज करनी है, मुझे पुरातात्विक स्थलों को देखना है, मुझे खूब सारे टेम्पल देखने हैं। तो उसने कहा कि यार एक डिपार्टमेंट की स्थापना करनी पड़ेगी। बोला यार उस डिपार्टमेंट का नाम क्या रखूं मैं? बोला मैं खोज कहाँ कर रहा हूँ? बोला भारत के अंदर कर रहा हूँ। मैं पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन कहाँ कर रहा हूँ? बोला भारत के अंदर कर रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग इसका नाम रख देते हैं, एएसआई, जिसको हम लोग आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं कि भाई एएसआई की स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने।
एएसआई का पूरा नाम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। याद रहेगी बातें। थोड़ा सा और सुनना, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो निजी विभाग हो, किसी भी विभाग को चलाने के लिए रोकड़े चाहिए भाई साहब। पैसे टके पहले है, जब पैसा है तो सब कुछ है। पैसा बिन बाप के है पूत है कपूत मेरो, पैसा बिन बाप के है काई को बेटो, ना। तो पैसे के बिना तो कोई कुछ नहीं कहता। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि भाई जब पैसा होगा ना तो ही मैं डिपार्टमेंट चला पाऊंगा, पैसा नहीं होगा तो मैं काई का डिपार्टमेंट चलाऊंगा। 1861 से लेके 1888 तक, 1861 से लेके 1888 तक तो इसके पास में पैसा था। जब 1888 की बात आई, पैसा खत्म हो गया, रोकड़े खत्म हो गए। इसने हाथ जोड़ दिया कि मैं हूं काली गाय, मेरे पास अब पैसे है नहीं, जिसको संस्था चलानी हो चलाओ, अगर बंद रखना है तो इसको बंद रखो। तो कहते हैं कि 1888 से लेके 1902 तक, 1888 से लेके 1902 तक कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। कुछ वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया। यहां से एग्जाम के 2-3 सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल यह बनेगा कि एएसआई की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। कब की? 1861 में की। एएसआई को कब से लेके कब तक और किन संकटों के कारण इसे बंद रखा गया था? याद रखना, 1888 से लेके 1902 तक वित्तीय संकटों के कारण इसे बंद रखा गया था। जब बात आएगी खोलने की, बोला ओपन कौन करेगा? खोलने के लिए, पुनः जिंदा करने के लिए पैसे चाहिए, रोकड़े चाहिए। अपने एक लॉर्ड कर्जन नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई साहब तुम कहीं का लोड लेते हो? जब तक लॉर्ड कर्जन जिंदा है तब तक लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। बोला मेरे पास खूब सारा पैसा है, धन ही धन है मेरे पास में, और खूब सारा धन है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि एक काम कर, तो ये तेरा का सारा धन इसमें लगा दे डिपार्टमेंट में, कम से कम कुछ जानकारी तो प्राप्त होगी। कहा कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा। तो लॉर्ड कर्जन अपने 1902 में इसे पुनः जिंदा करके जाता है। 1902 में पुनः जिंदा किया गया। कोई पूछे कि भाई 1888 से लेकर 1902 तक एएसआई को वित्तीय संकटों के कारण बंद रखा गया था, लेकिन 1902 में किस व्यक्ति के द्वारा खोला गया? उस व्यक्ति का नाम क्या था? अपने लॉर्ड कर्जन। तो ये बातें जो है ये सारी की सारी एएसआई की बातें हैं। अच्छा, इंडिया के अंदर बात करूं तो भारत में पहले एएसआई के 29 सर्कल थे। भारत में पहले कितने थे? पहले कितने सर्कल थे? 29। पहले कितने सर्कल थे अपने? 29। मैं अगर आज वर्तमान के डाटा की बात करूं तो वर्तमान में एएसआई के 34 सर्कल हैं। वर्तमान में कितने सर्कल है भाई? वर्तमान में अपने 34 सर्कल है। राजस्थान में सर्कल की बात करूं कि भाई राजस्थान में एएसआई के कितने सर्कल है? राजस्थान में एएसआई के कितने सर्कल है? तो राजस्थान में एएसआई के अपने 2 सर्कल है। एक तो है जयपुर और एक है अपने जोधपुर। कितने सर्कल है भाई? एएसआई के 2 सर्कल है, एक है अपने जयपुर और एक है अपने जोधपुर। तो ये कंप्लीट जो एएसआई के बारे में जितनी जानकारी मेरे को आपको देनी थी पूरी मैंने आपको दे दी। कौन कौन सी बातें बताई एएसआई मैं एक बार पूरा आपको रिवीजन करा देता हूँ, पहले पेज से लेके क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, जब तक वो चीजों को रिवीजन नहीं करता ढंग से, मुझे लगता है कि उसको पढ़ा ही नहीं मानते है ना। और मैं तो पढ़ाना भी व्यर्थ मानता हूँ जब तक कोई बार बार रिवीजन नहीं कराएगा। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि भी राजस्थान इतिहास का एक मील नाम का इतिहासकार था। उसने अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल का मतलब होता है जब हिंदुओं का राज था, मध्यकाल का मतलब होता है जब मुसलमानों का राज आ गया था, आधुनिक काल का मतलब होता है जब अंग्रेजों का राज था। उसके बाद मैंने खूब सारी बातें आपको बताई कि भाई प्राचीन काल के अंदर सभ्यताएं हम लोग पढ़ेंगे, जनपद हम लोग पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। मैं अगर बात करूं मध्यकाल की तो मध्यकाल के अंदर गुहिल वंश हम लोग पढ़ेंगे, चौहान वंश पढ़ेंगे, कछवाहा वंश पढ़ेंगे, परमार वंश पढ़ेंगे, प्रतिहार वंश पढ़ेंगे, राठौड़ वंश पढ़ेंगे। मैं आधुनिक काल की बात करूं, क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, किसान आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, जनजाति आंदोलन हम लोग पढ़ेंगे, प्रजामंडल हम लोग पढ़ेंगे, एकीकरण हम लोग पढ़ेंगे, राजनीतिक संगठन हम लोग पढ़ेंगे, समाचार पत्र हम लोग पढ़ेंगे।
उसके बाद मैंने कहा कि भाई प्राचीन इतिहास के अंदर पुरातात्विक स्थल वाला टॉपिक मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। इतिहास का मतलब होता है, इतिहास की जानकारी हमें दो जगह से प्राप्त होती है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि वो स्रोत, वो एविडेंस, वो साक्ष्य जो हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं, जिनकी कोई लिपि होती है, जो हमें भाषा के रूप में प्राप्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है कि भाई जिनकी जानकारी एएसआई के द्वारा दी जाती है। एएसआई की स्थापना 1861 के अंदर की गई थी। उसके बाद मैंने आपको खूब सारी जानकारी दी कि भाई इतिहास के 3 भाग मैंने आपको बताए, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्राक ऐतिहासिक को 3 भागों में बांटा गया था, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड था उसको क्या कहा गया अपने, आद्य ऐतिहासिक। और हड़प्पा सभ्यता के राजस्थान में 2 भाग है, कालीबंगा, सोथी। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, सोथी अपने बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बीकानेर के जो आसपास की सभ्यताएं हैं उनको सोथी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा भाग मैंने आपको बताया ऐतिहासिक, जिसके अंदर अपने बैराठ नाम का स्थान आता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ जानकारी दी कि भाई जैसे कि अपने प्राक ऐतिहासिक के 3 भाग है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल। पाषाण काल अपने आप में 3 भागों में बटा हुआ है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। लेकिन राजस्थान के अंदर केवल पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल है। नवपाषाण काल के साक्ष्य हमें नवपाषाण काल के कोई औजार राजस्थान में प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम लोग केवल 2 ही बातें पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है, गणेश और जोधपुरा संस्कृति, एक अपने आहड़ बनास संस्कृति। और महापाषाण काल का सिंपल सा मतलब होता है दक्षिण भारत में जो पत्थर की मूर्तियां हैं उनको अपने महापाषाण काल कहा जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई पुरातात्विक स्थल की परिभाषा क्या है। ऐसे स्थान जहां से हमें पुरातात्विक स्रोत प्राप्त होते हैं उन्हें पुरातात्विक स्थल कहा जाता है। जैसे कि अपने स्रोत के अंदर भवन हो सकते हैं, अभिलेख हो सकते हैं, मुद्राएं हो सकती है, मुहरें हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यार इनकी जो जानकारी देने वाली संस्था है उसका नाम है एएसआई। फिर एएसआई के बारे में खूब सारी जानकारी मैंने आपको दी कि भाई एएसआई का पूरा नाम होता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। फिर मैंने आपको बातें बताई कि यार 1888 से लेकर 1902 तक एएसआई को बंद रखा गया था, लेकिन 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे वापस ओपन कर दिया गया था। और भारत में इसके पहले 29 सर्कल थे, वर्तमान में 34 सर्कल है। राजस्थान में एएसआई के कितने सर्कल है? 2 सर्कल है, जयपुर और जोधपुर। आज के लिए इतना ही, ये पूरा का पूरा रिवाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और आगे जो राजस्थान की प्राचीन इतिहास की 2nd क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एएसआई ने कितने कालखंडों में विभाजित कर रखा है, जैसे पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल है, महापाषाण, ये जो सारी बातें हैं वो हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज जो पढ़ाया उसको आप ढंग से रिवाइज करना। मैं फिर आपको बता देता हूँ, कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, कोचिंग केवल आपको मार्ग दे सकती है, कोचिंग आपको सही दिशा दे सकती है, कोचिंग आपको सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। मेहनत तो खुद को करनी होती है, सिलेक्शन तो सेल्फ स्टडी से ही होगा। तो अपने खूब पढ़ना भैया ना। बाकी आज के लिए अपना इतना, और रिवीजन करना ढंग से।